हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस फॉरेन अफेयर्स के बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। कई बार आपने सुना होगा कि यूके मतलब बेसिकली ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में जो फॉकलैंड आइलैंड्स हैं उसके रिलेटेड लगातार कई डिकेड से, और मैं कहूंगा कई डिकेड से क्यों कई सेंचुरी से जो डिस्प्यूट बना हुआ है, जिसकी वजह से 1982 में एक्चुअली फॉकलैंड वॉर्स भी लड़ा गया और जिसकी अभी 4 बेसिकली दशक कंप्लीट होते हुए दिखाई देते हैं 2022। और इस वजह से इस बार के जो विंटर ओलंपिक्स जो बीजिंग में बेसिकली कंडक्ट किए जा रहे हैं, चाइना में कंडक्ट किए जा रहे हैं, वहां पर चाइना ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इशू किया है। चाइना और अर्जेंटीना ने जो अर्जेंटीना का क्लेम है फॉकलैंड आइलैंड्स, उसको सपोर्ट करते हुए जो स्टेटमेंट अनाउंस किया है, उसकी वजह से पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्चुअली ये फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गया है दोस्तों। इससे पहले टॉपिक में डीप डाइव करें, डिस्क्रिप्शन सेक्शन फर्स्ट लिंक इंग्लिश पीपीटी, सेकंड लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी पीडीएफ या बेसिकली हिंदी में ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द पीपीटी। सबसे पहले ये जो न्यूज है या क्या बेसिकली फॉकलैंड आइलैंड्स का वॉर है, क्यों ये डिस्प्यूट में बना हुआ है, अभी क्या इवेंट हुआ, इसको थोड़ा सा समझा जाए। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि 4 डिकेड्स अब कंप्लीट हुए हैं फॉकलैंड वॉर को, जो 1982 में बेसिकली लड़ा गया अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। बड़ा बिटर एंड हुआ इस पूरे वॉर का, खास तौर से अर्जेंटीना के लिए। इस 1982 के वॉर में यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन एक्चुअली विक्टर साबित हुए। अभी जो विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं उसमें चाइना ने अपना सपोर्ट अर्जेंटीना का जो क्लेम है फॉकलैंड आइलैंड्स, उसको सपोर्ट करते हुए इशू किया है। और ये जो स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट है चाइना का अर्जेंटीनियन क्लेम के लिए, उसकी वजह से पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई देती है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडीज, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट लास्ट वीक इशू किया जिसमें कहा कि चाइना रिअफर्म करता है अपने सपोर्ट को अर्जेंटीना की जेन्युइन जो सॉवरेन राइट है बेसिकली मेलविनेस आइलैंड्स। और मेलविनेस आइलैंड अर्जेंटीना में जिसको कहा जाता है, ब्रिटेन में उसी को एक्चुअली फॉकलैंड आइलैंड कहा जाता है। इसका मतलब फॉकलैंड आइलैंड्स का ब्रिटिश नेम या वर्जन आप कहेंगे तो वो है फॉकलैंड आइलैंड्स। अर्जेंटीनियंस के लिए सेम आइलैंड सेट है मेलविनेस आइलैंड्स। अर्जेंटीना ने लगातार मेंटेन किया है कि उनसे फॉकलैंड आइलैंड्स को इलीगली ब्रिटेन ने 1833 में इन्वेड करके इसको ब्रिटिश कॉलोनी में कन्वर्ट करके और 1982 में अर्जेंटीना को हरा के इलीगल तरीके से अर्जेंटीना से उसको छीन लिया है। और ये जो इंसिडेंट हुआ जिसको बाद में फॉकलैंड वॉर कहा गया, लगभग 3 महीने से ऊपर चला, जिसमें अल्टीमेट विक्ट्री हुई यूनाइटेड किंगडम या बेसिकली यूके। या तो फिर अब इशू क्या है, अगर हम डिस्कशन को शुरुआत से देखें, अभी लगातार ग्लोबल अटेंशन इस इशू पे बन रही है कि किस तरीके से बड़ा ही विजिबल, बड़ा मेजर इवेंट ग्लोबल स्टेज पे जो भी चल रहा है विंटर ओलंपिक्स, जहां पे चाइना और अर्जेंटीना ने ये जॉइंट स्टेटमेंट जो इशू किया है, इसके क्या पैमाने माने जा सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो विंटर ओलंपिक्स, इसका मतलब वहां पे जो भी इवेंट होगा, जो भी स्टेटमेंट जारी होगा, जो भी बेसिकली कहा जाएगा, पूरी दुनिया ग्लोबल उसको स्टेज हमेशा उसको नोट करेगी। इसके अलावा 2022 में ही जो फॉकलैंड वॉर था 1982 का, उसके 4 डिकेड्स या 40th एनिवर्सरी भी कंप्लीट होती है। और ये 1982 से अर्जेंटीना इस वॉर में हारने के बाद लगातार रीजनली और इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज के साथ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ एंगेज करता नजर आ रहा है, इस कोशिश में कि वो अपने सपोर्ट में दूसरे कंट्रीज का या ब्लॉक्स का या रीजन्स का सपोर्ट जुटा सके। कि एक्चुअली ये जो फॉकलैंड आइलैंड्स हैं, जिनको अर्जेंटीना किस नाम से कहता है, मेलविनेस आइलैंड्स, ये एक्चुअली यूके के जुरिस्डिक्शन में नहीं आने चाहिए, उनका सॉवरेन राइट इस पे नहीं होना चाहिए। यूके के बजाय अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट या अर्जेंटीना का सॉवरेन इस पे राइट होना चाहिए। इतने सारे एंगेजमेंट्स लगातार 1982 के बाद से ही, उसमें अभी जो स्टेटमेंट चाइना और अर्जेंटीना ने एक साथ इशू किया है, इसको अभी तक का सबसे प्रोमिनेंट एंगेजमेंट या बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट माना जा रहा है। और इससे पहले लास्ट वीक ही जो लैटिन अमेरिकन पार्लियामेंट है, जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, जो कि एक रीजनल
परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक्चुअली लैटिन अमेरिका कंट्रीज, कैरेबियन कंट्रीज उसकी मेंबर्स हैं। उन्होंने भी अर्जेंटीना का जो इंस्टांस है या सॉवरेन राइट का जो क्लेम है फॉकलैंड आइलैंड्स पे, उसको बेसिकली सपोर्ट किया। अर्जेंटीनियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने बाद में एक स्टेटमेंट भी इशू किया कि एक्चुअली पालेंटिनो के लेजिस्लेचर्स और मेलिना काउंसिल एंड डिप्लोमेट्स, इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिर से अर्जेंटीना के साथ फॉकलैंड आइलैंड्स को लेके अपनी नेगोशिएशंस को या बातचीत को रिज्यूम करना चाहिए, ताकि इंटरनेशनल लॉस के तहत जाके दोनों कंट्रीज पीसफुली फॉकलैंड आइलैंड्स, जो 3 सेंचुरी से भी ज्यादा लंबे से डिस्प्यूट में बना आ रहा है, उसका पीसफुल रेजोल्यूशन बेसिकली हो सके। अब आप सोचोगे बार बार हम बात कर रहे हैं फॉकलैंड आइलैंड्स की, क्या एग्जैक्टली है ये पूरा इशू, कहां से शुरुआत हुई, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे और आज जिस स्थिति पे पूरी सिचुएशन पहुंच गई है, इसमें क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट प्लेयर्स या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे। कहानी की शुरुआत होती है 18th सेंचुरी से, और फॉकलैंड आइलैंड्स कहां पर लोकेटेड है? ये बेसिकली लोकेटेड है कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना। किस बेसिकली ओशन में? साउथ अटलांटिक ओशन। और ये हमेशा से कॉलोनाइजेशन और कॉन्क्वेस्ट, पर्टिकुलरली ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे अर्जेंटीना हो, ये लगातार कोशिश करते रहे कि इसको अपनी कॉलोनी के तौर पे इस पे कब्जा कर लिया जाए या बेसिकली अपने सॉवरेन राइट्स को इस पे स्टैब्लिश कर लिया जाए। अगर आप 1700 से पहले देखेंगे तो ये जो आइलैंड्स थे अनइनहैबिटेड थे, मतलब यहां पे कोई पॉपुलेशन नहीं रहा करती थी। और 1764 में पहली बार फ्रांस ने अपनी फर्स्ट कॉलोनी को यहां पर स्टैब्लिश किया, और अगले ही साल 1765 में ब्रिटिशर्स भी फॉकलैंड आइलैंड्स पे पहुंच गए। और जैसे फ्रांस ने अपनी कॉलोनी को स्टैब्लिश किया, ब्रिटिशर्स भी अपना बेसिकली क्लेम इनके ऊपर जमाने लगे। और वहीं से पहली बार ये जो पूरा डिस्प्यूट है कि किसका होगा फॉकलैंड आइलैंड्स, इसका डिस्प्यूट शुरू होता हुआ नजर आता है। डिस्प्यूट चलता रहा। 1811 में जो कॉलोनियल पावर्स हैं, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ने ही इस आइलैंड को छोड़ दिया, और अगले 9 या 10 साल इस आइलैंड पे कोई कॉलोनी नहीं रही, और इसको मेनली सेलिंग और वेलिंग शिप्स के स्टेशन के तौर पे यूज किया जाने लगा। लेकिन चीजें नवंबर 1820 में फिर से चेंज होने लगी, जब एक अमेरिकन बेसिकली शिप या आर्म शिप जिसका नाम है डेविड जेविट, इसने फिर से एक बार नए डिस्प्यूट को जन्म दिया, यह कहकर कि हमें अर्जेंटीना ने भेजा है अर्जेंटीनियन बिहाफ पे इस आइलैंड पे अर्जेंटीनियन सॉवरेनिटी को एक्सटेंड या बेसिकली एस्टैब्लिश करने के लिए। कई सारी ओपिनियंस हैं कि ये जो बेसिकली शिप रही, आर्म शिप रही, अमेरिकन प्राइवेटर जेविट, क्या वास्तव में अर्जेंटीना ने इसको भेजा या सिर्फ अपनी मर्जी से वहां पर आके अर्जेंटीना का नाम लेके वहां पर अपनी स्टैब्लिशमेंट या अपनी बेसिकली मोनोपोली जमाने की कोशिश की। अगले 2 डिकेड्स में कई बार माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, किस किस के बीच में? अर्जेंटीना एंड ब्रिटेन, और दोनों ही असर्ट करते रहे, कहते रहे, डोमिनेंस जमाने की कोशिश करते रहे। कई सारे छोटे छोटे वॉर्स हुए, कभी अर्जेंटीना की जीत हुई, कभी बेसिकली ब्रिटेन की जीत हुई। लेकिन 1840 में ये माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पे आ गई, जब 1840 में फॉकलैंड आइलैंड पे क्राउन कॉलोनी के तौर पर ब्रिटेन ने इसको बेसिकली स्कॉटिश सेटलर्स से बसाना, पॉपुलेट करना शुरू कर दिया। मतलब 1840 में ब्रिटेन ने इसको एक क्राउन कॉलोनी के तौर पे अनाउंस किया, साथ ही साथ जो स्कॉटिश सेटलर्स हैं उनको ब्रिटेन से ला के यहां पे कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया उस पूरी कम्युनिटी को। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है इस आइलैंड में? ये रफली 700 नॉटिकल माइल्स है ब्रिटेन से, अर्जेंटीना के ज्योग्राफिकली बहुत क्लोज है। फिर क्यों बार बार एक छोटे से आइलैंड को लेके लगातार लड़ाई बनी हुई है 1700 से लेके अभी तक? स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखें तो जो फॉकलैंड आइलैंड्स हैं ये ब्रिटेन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, या मैं कहूंगा ब्रिटेन की क्यों, किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 देखें या वर्ल्ड वॉर 2 देखें तो दोनों ही केसेस में यूके ने इसको अपने बड़े इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस के रूप में यूज किया है साउथ अटलांटिक ओशन को डोमिनेट करने के लिए। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रैटेजिक, इसकी मिलिट्री सिग्निफिकेंस इतनी है, साउथ अटलांटिक ओशन को कैसे आप डोमिनेट करेंगे, कैसे प्रोजेक्शन ऑफ आप पावर करेंगे, कैसे इसको नेवल बेस की तरह यूज करेंगे, और इस ही वजह से ना ही तो इसको ब्रिटेन छोड़ना चाहता है,
ना ही अर्जेंटीना अपने सॉवरेन क्लेम्स को जाने देना चाहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो एक बार फिर से ये जो डिस्प्यूट था फिर से उफान पे आने लगा। फिर से छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच में, और दोनों लगातार अपनी सॉवरेनिटी को एक्सटेंड करने के क्लेम्स को लगातार बनाने लगे। क्या हुआ वर्ल्ड वॉर II के बाद? ये जो डिस्प्यूट्स थे वर्ल्ड वॉर II के बाद ग्लोबल सिनेरियो तक पहुंच गए। अर्जेंटीना का असर्शन था कि फॉकलैंड आइलैंड्स पे हमारी सॉवरेनिटी होना चाहिए, हमारा हक होना चाहिए, हमारे लॉज होने चाहिए, हमारी सरकार होनी चाहिए। और उस वक्त के जो अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट रहे जुआन पेरेन, उन्होंने एक्चुअली जब इस बात को ज्यादा असर्ट करने लगे तो यूनाइटेड किंगडम के साथ अर्जेंटीना के रिलेशंस काफी खराब भी होते हुए दिखाई दिए। फिर आया दिसंबर 1965 जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या UNGA ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका नंबर आ 2065 नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन, जिसने सिर्फ इतना कहा कि हम ये जो डिस्प्यूट है फॉकलैंड आइलैंड्स को लेके कि किसकी सॉवरेनिटी इसके ऊपर हो या किसको ये बेसिकली बिलोंग करे, ये एग्जिस्ट करता है यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच में। और हम दोनों कंट्रीज से अर्ज करते हैं, कहते हैं कि पीसफुल तरीके से, बातचीत के तरीके से, निगोशिएशंस के थ्रू एक्चुअली इस इशू को दोनों रिजॉल्व कर लें। 1965 के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस रेजोल्यूशन नंबर 2065 के बाद 3 साल बाद अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम ने एक्चुअली इस इशू को रिजॉल्व करने के डायरेक्शन में कई बार बातचीत या निगोशिएशंस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह बातचीत सिर्फ इस वजह से रुक गई क्योंकि जो 1840 से इसको क्राउन कॉलोनी के रूप में ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया और स्कॉटिश सेटलर्स को लाके यहां पे बसाना शुरू कर दिया, उन्होंने इन नेगोशिएशंस को अपोज किया। उन्होंने कहा कि हम अग्री नहीं करते ये जो डिस्कशन चल रहा है यूनाइटेड किंगडम या अर्जेंटीना के बीच में, क्योंकि एक्चुअली रहे तो हम यहां पर पिछले 150 साल से भी ज्यादा रहे हैं, तो इस डिस्कशन में हम एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर या प्लेयर होने ही चाहिए। डिस्कशंस 1977 तक आगे नहीं बढ़ पाए। इसके बाद 1982 में जो वार हुआ उससे पहले जो यूनाइटेड किंगडम के उस वक्त बेसिकली प्राइम मिनिस्टर रही मार्गरेट थैचर, उन्होंने इस बात को बड़ा सीरियसली कंसीडर करना शुरू कर दिया कि क्यों ना इतने बेसिकली डिकेड्स, इतनी सेंचुरी से जो डिस्प्यूट चला आ रहा है यूके और अर्जेंटीना के बीच में, अब इसको खत्म किया जाए। और इसका एक ही तरीका हो सकता है कि हम ये फॉकलैंड आइलैंड्स बेसिकली अर्जेंटीना को दे दें, क्योंकि हमारे लिए भी, मतलब ब्रिटेन के लिए भी इसको मैनेज करना, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा दूर है, रिमोट है, आइलैंड है, छोटा ग्रुप है हमारा और कोई बेस नहीं है वहां पर, तो फाइनेंशियली या कमर्शियली बड़ा महंगा मुश्किल पड़ता दिखाई देता है। और ये सारे जब डेवलपमेंट्स होते रहे, टेंशंस लगातार बढ़ती रही, तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट का एनवायरनमेंट था वो धीरे धीरे अंडर करंट की तरह डेवलप होने लगा। तो फिर क्यों बेसिकली फॉकलैंड आइलैंड जो 1982 का वॉर बेसिकली लेके आया, किस सर्कमस्टांस में स्टार्ट हुआ होगा? अर्जेंटीना ने इस बात का असर्शन कि यूनाइटेड किंगडम ने इसको हमसे 1840 में इलीगली बेसिकली ले लिया है फॉकलैंड आइलैंड्स को, यह बात कहकर 1982 में उन्होंने इन्वेड कर दिया फॉकलैंड आइलैंड्स को। ये जो इन्वेजन हुआ ये 1982 अप्रैल में स्टार्ट हुआ और ग्लोबल कम्युनिटी इंक्लूडिंग बेसिकली यूनाइटेड किंगडम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट कई प्रोफेसर्स का, कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि चाहे लोग आज कहें कि एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड इन्वेजन था अर्जेंटीना का, लेकिन पिछले 30-40 साल से जो माहौल बना रहा था, माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी, इंटरनेशनल बेसिकली फोरम्स तक बात पहुंच चुकी थी, म्यूचुअल निगोशिएशन से इशू को रिजॉल्व नहीं करवाया पाया जा रहा था और दोनों के लिए एक प्रेस्टीज इशू बन गया था। इसके साथ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन होने के कारण कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेशन सबको होना चाहिए था कि आज नहीं तो कल इसको लेके किसी ना किसी तरह का मेजर वॉर छिड़ सकता है। और जब 1982 में इन्वेजन किया अर्जेंटीना ने फॉकलैंड आइलैंड्स के ऊपर, तो उस वक्त अर्जेंटीना में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी नहीं थी। इनफैक्ट उस वक्त अर्जेंटीनियन जो गवर्नमेंट थी वो एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी। इसके अलावा 1982 में ही जो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन रहा इस बेसिकली आइलैंड पे, उसकी 150th एनिवर्सरी को भी मनाया जा रहा था। जब अर्जेंटीना ने फॉकलैंड आइलैंड्स को अपने कब्जे में लेने के लिए जब 1982 में बेसिकली अटैक किया, तो यूनाइटेड किंगडम भी इस अटैक के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। और इस वजह से जैसे ही पता चला कि अर्जेंटीना ने बेसिकली इन्वेजन कर दिया है या वॉर डिक्लेयर कर दिया है, यूनाइटेड किंगडम ने फटाफट उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। यूनाइटेड किंगडम
डिसएडवांटेज पोजीशन में था या नुकसान की स्थिति में इसलिए था क्योंकि ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो ये आइलैंड्स यूनाइटेड किंगडम से रफली 7,000 नॉटिकल माइल्स बेसिकली दूर हैं। लगभग 3 महीने ये वॉर चला एंड अल्टीमेटली अर्जेंटीना के बजाय इसमें फाइनली यूनाइटेड किंगडम विक्टर रही, जीत हुई। कई लोगों का यह कहना है कि इस बेसिकली लड़ाई का एक बहुत बड़ा रीजन यह भी हो सकता है कि जो पुराना हिस्टोरिकल या प्री कॉलोनियल बेसिकली नियो इंपीरियलिज्म कॉन्सेप्ट है ग्रेटर ब्रिटेन का, वो आज भी कहीं ना कहीं कॉलोनियल मास्टर्स के माइंड में प्ले आउट करता है। कई लोगों का यह भी कहना है कि जब ज्योग्राफिकली ये आइलैंड्स अर्जेंटीना के ज्यादा नजदीक हैं तो लॉजिकली ये समझ में आएगा कि अर्जेंटीना के लिए इनको एक तो एडमिनिस्टर करना, इसको मैनेज करना, प्लस हो सकता है अर्जेंटीना का ही कभी ना कभी ये पार्ट रहे हो, उसको ज्यादा बेसिकली मानना आसान होगा बजाय इसके कि 7,000 नॉटिकल माइल्स दूर कोई कॉलोनियल मास्टर क्योंकि आपके ऊपर 200 साल से कब्जा करके रखा हुआ है तो एक्चुअली ये उसकी प्रॉपर्टी या उसका सॉवरेन राइट हो गया। बड़ा डेलिकेट सा इशू है, सेंसिटिव इशू है, टची इशू है। लेकिन देखिए कैसे जियो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस, छोटे लोकेशंस भी कई बार कई सेंचुरीज के डिस्प्यूट को पैदा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों दोनों कंट्रीज सेंसिबल तरीके से इस डिस्प्यूट को वहां के लोकल इनहैबिटेंट्स के साथ बेसिकली डिस्कस करके, निगोशिएट करके रिजॉल्व करवा पाएंगे, क्योंकि वॉर्स आर नेवर गुड फॉर एनीबॉडी। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।